आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सब के मन में चल रहे एक सवाल का जवाब देती है। वो सवाल है, क्या मैं काफ़ी अच्छा हूँ? और ये सवाल, ये डर हमें कुछ नया करने से, रिश्ते बनाने से और मतलब खुलकर जीने से रोकता है। किताब का नाम है डेयरिंग ग्रेटली और इसकी लेखिका है ब्रेने ब्राउन। और ब्रेने ब्राउन कोई आम लेखिका नहीं है, वो एक रिसर्च प्रोफेसर हैं। उन्होंने 12 साल से भी ज्यादा शर्म, हिम्मत और जो ये शब्द है वल्नरेबिलिटी, इन जैसे विषयों पर हजारों लोगों की कहानियों को स्टडी किया है। अच्छा। तो ये किताब किसी की राय नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों के गहरे डेटा पर आधारित है। उनकी टेड टॉक्स दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉक्स में से हैं, जो दिखाता है कि वो जिस बारे में बात कर रही हैं वो लोगों को कितना कितना छूता है। और जो किताब का नाम है ना, डेयरिंग ग्रेटली, उसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। मुझे तो पहले लगा था कि ये बस एक अच्छा सा फ्रेज होगा। नहीं, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के एक बहुत मशहूर भाषण से लिया गया है। उसे द मैन इन द अरीना कहते हैं। द मैन इन द अरीना। हाँ, उसका सार ये है कि असली इज्जत उस इंसान की होती है जो मैदान में उतरता है, जिसका चेहरा धूल, पसीने और खून से सना होता है, जो बार बार गिरता है और फिर उठता है। वाह। असली सम्मान उसका है, न कि उस दर्शक का जो किनारे बैठकर सिर्फ गलतियां निकालता है। मतलब ये किताब हमें उस अरीना या मैदान में उतरने की हिम्मत के बारे में सिखाती है। ये उन लोगों के लिए है जो किनारे बैठकर तमाशा देखने के बजाय असल में जिंदगी को जीना चाहते हैं, भले ही नतीजा कुछ भी हो। बिल्कुल। किताब इसी सवाल से शुरू होती है, क्या होता है जब हम इस डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी के मंच पर अपने असली रूप के साथ पूरी हिम्मत से कैसे खड़ा हुआ जाए। तो चलिए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो हमारी सोसाइटी की सिखाई हुई बातों के एकदम खिलाफ जाता है। हमें तो यही सिखाया गया है कि अपनी भावनाएं छुपाओ, मजबूत दिखो, रोना कमजोरी की निशानी है। और ब्रेने ब्राउन इसी मिथक को तोड़ती हैं। वो कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी मतलब अपनी सच्चाई और कमजोरियों को बिना किसी नकाब के स्वीकार करना, हाँ, कमजोरी नहीं है, ये साहस का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन असल जिंदगी में इसे अपनाना बहुत मुश्किल है, खासकर हमारे समाज में, जहां मतलब लोग आपकी जरा सी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई वल्नरेबल बने ही क्यों? ये तो खुद को खतरे में डालने जैसा है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ब्रेने ब्राउन वल्नरेबिलिटी की परिभाषा को ही बदल देती हैं। वो कहती हैं कि ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो पल है जब आप खुद को एक ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहां नतीजा आपके हाथ में नहीं है और आप इमोशनली एक्सपोज्ड महसूस करते हैं। इमोशनली एक्सपोज्ड, जैसे कोई उदाहरण? जैसे किसी से पहली बार ये कहना कि आप उनसे प्यार करते हैं, बिना ये जाने कि जवाब क्या होगा। ओहो, हाँ। या कोई नया बिजनेस शुरू करना, ये जानते हुए कि वो डूब भी सकता है। या फिर किसी से मदद मांगना। मतलब ये कोई कमजोरी का काम नहीं, ये तो हिम्मत का काम है। इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। और वो अपने रिसर्च से साबित करती हैं कि प्यार, अपनापन, खुशी, रचनात्मकता, ये सारी अच्छी भावनाएं इसी वल्नरेबिलिटी से पैदा होती हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम इन भावनाओं को गहराई से महसूस करना चाहते हैं तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना वल्नरेबल हुए आप गहरे रिश्ते नहीं बना सकते, ना ही कुछ नया और साहसी कर सकते हैं। आप एक कवच पहनकर जिंदगी जी तो सकते हैं, पर उसे महसूस नहीं कर सकते। ये कवच पहनने की बात मुझे समझ आती है। हम सब ने कवच पहना हुआ है ताकि कोई हमें चोट ना पहुंचा सके, लेकिन ये कवच हमें अच्छी चीजों से भी दूर रखता है। और मुझे लगता है कि ये कवच उस सोच से और मजबूत होता है जिसे किताब में कभी पर्याप्त नहीं की संस्कृति कहा गया है ना? हाँ, ये आज के दौर की सबसे बड़ी मानसिक महामारी है, स्कैर्सिटी माइंडसेट, यानी कमी की सोच। ये वो अंदरूनी आवाज़ है जो हमेशा कहती रहती है, तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो, तुम्हारे पास काफ़ी पैसा नहीं है, तुम काफ़ी कामयाब नहीं हो। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। और सोशल मीडिया ने तो इस आग में घी डालने का काम किया है। हम दूसरों की जिंदगी की सबसे अच्छी तस्वीरें और वीडियो देखते हैं और उसकी तुलना अपनी साधारण जिंदगी की सच्चाई से करते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। ये सिर्फ जलन नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही हमें ऐसी चीजें दिखाने के लिए बना है जो हमारे पास नहीं है, ताकि हम हमेशा अगली चीज के पीछे भागते रहें। सही है। तो ये संस्कृति सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, ये हमारे फोन में, हमारी जेब में 24 घंटे मौजूद है। ब्रेने ब्राउन इसे एक सांस्कृतिक बीमारी कहती हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं जो इस सोच को जन्म देते हैं। और वो क्या है?
अगला तो यही है तुलना, कंपैरिजन। दूसरा है परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज को परफेक्ट करने की चाह। ये सोचना कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं असफल हूं। यह हमें कुछ भी नया शुरू करने से रोकता है। हम गलती करने से इतना डर जाते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। ये तो वो एहसास है जब आप एक ज़रूरी ईमेल भेजने से पहले उसे 50 बार पढ़ते हैं और फिर भी भेजने से डरते हैं कि कहीं एक कॉमा गलत ना हो, और अंत में आप उसे भेजते ही नहीं। बिल्कुल। और तीसरा है असफलता का डर। ये डर हमारे सपनों को मार देता है। हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रह जाते हैं क्योंकि बाहर निकलना बहुत जोखिम भरा लगता है। तो ये कभी पर्याप्त नहीं वाली सोच हमें अकेला और टूटा हुआ महसूस कराती है। और जब हमें लगता है कि हम में ही कोई कमी है, तो वहां से एक और ज्यादा खतरनाक भावना जन्म लेती है ना? वो है शर्म। हाँ, शर्म। किताब में शर्म को साहस का खामोश हत्यारा कहा गया है। ये लाइन मेरे दिमाग में अटक गई है। ये वो दर्दनाक एहसास है कि हम में कोई कमी है और इसलिए हम प्यार और अपनेपन के लायक नहीं हैं। और यहाँ शर्म और अपराध बोध यानी शेम और गिल्ट के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। अच्छा, कैसे? गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया है, जैसे मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला, ये गलत था। ये हमें अपने बर्ताव को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक है, ये समझ आया। और शर्म? शर्म कहती है मैं ही गलत हूं। ये हमारे किरदार पर हमला करती है। ये कहती है मैं एक झूठा इंसान हूं। ये हमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखाती, बल्कि हमें खुद से नफरत करने पर मजबूर करती है। ये हमें अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन ये तो एक मुश्किल जाल है। शर्म हमें चुप रहने पर मजबूर करती है और हमारी चुप्पी उसे और ताकतवर बनाती है। तो फिर कोई इससे बाहर कैसे निकलेगा? इसका जवाब बहुत शक्तिशाली है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि शर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है समानुभूति, यानी एम्पैथी। शर्म अंधेरे, चुप्पी और अकेलेपन में पनपती है। जैसे ही आप अपनी शर्म वाली कहानी किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान को बताते हैं जो आपको जज नहीं करता, बल्कि कहता है तुम अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, शर्म की ताकत उसी पल खत्म हो जाती है। मतलब बात करने से, अपनी कहानी शेयर करने से शर्म की पकड़ ढीली हो जाती है। क्योंकि शर्म हमें यकीन दिलाती है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं जिसे ऐसा महसूस हो रहा है, और एम्पैथी उस झूठ को तोड़ देती है। वो हमें याद दिलाती है कि हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं। तो इसके लिए कोई तरीका है, मतलब कोई स्टेप्स? हाँ, वो इसे शेम रेजिलियंस यानी शर्म से लड़ने की ताकत कहती है। इसके 4 कदम हैं। पहला, शर्म को पहचानना और ये समझना कि उसे क्या चीज ट्रिगर करती है। दूसरा, समाज के जो परफेक्ट होने के दबाव हैं उन पर सवाल उठाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, भरोसेमंद लोगों तक पहुंचना और अपनी कहानी शेयर करना। और चौथा, शर्म के बारे में खुलकर बात करना, इसे एक टैबू नहीं बनाना। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये आइडिया सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है। इनका असर हमारे काम करने के तरीके और हमारे रिश्तों पे भी पड़ता होगा। बहुत गहरा असर पड़ता है। किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी पर है कि पेरेंटिंग और लीडरशिप में वल्नरेबिलिटी कितनी जरूरी है। होल हार्टेड पेरेंटिंग का आइडिया बहुत कमाल का है। होल हार्टेड पेरेंटिंग? हाँ, इसका लक्ष्य परफेक्ट बच्चे पालना नहीं है, बल्कि बच्चों को ये सिखाना है कि वो जैसे भी हैं अपनी कमियों के साथ प्यार और सम्मान के लायक हैं। पर पेरेंट्स तो हमेशा अपने बच्चों के सामने मजबूत दिखना चाहते हैं। वो अपनी गलतियां या डर कैसे दिखा सकते हैं? कहीं बच्चे उन्हें कमजोर ना समझ लें। किताब कहती है कि हम बच्चों को वो नहीं दे सकते जो हमारे पास खुद नहीं है। अगर हम खुद अपनी गलतियों से शर्मिंदा होते हैं और उन्हें छुपाते हैं, तो हम बच्चों को गलतियां करने और उनसे सीखने की हिम्मत कैसे देंगे? बात तो सही है। जब माता-पिता अपनी गलतियों और डर को सही तरीके से बच्चों के साथ साझा करते हैं, तो वो बच्चों को नकली परफेक्शन नहीं, बल्कि असली साहस और लचीलापन सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि इंसान होना क्या होता है। और यही बात शायद लीडरशिप पर भी लागू होती होगी। ऑफिस में भी तो यही सिखाया जाता है कि बॉस को हमेशा मजबूत दिखना चाहिए, उसके पास सारे जवाब होने चाहिए। हाँ, और उसे किताब में आर्मर्ड लीडरशिप यानी कवच वाला नेतृत्व कहा गया है। ऐसे लीडर डर और अनिश्चितता का माहौल बनाते हैं। लोग सवाल पूछने या नए आइडिया देने से डरते हैं क्योंकि गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इसका उल्टा क्या है? डेयरिंग लीडरशिप। बिल्कुल। एक साहसी लीडर वो है जो अपनी टीम के सामने कह सकता है, मुझे इसका जवाब नहीं पता, चलो मिलकर ढूंढते हैं। या मुझसे गलती हुई, हमें इसे ठीक करना होगा। या फिर मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए आपकी मदद चाहिए। हम्म। जब एक लीडर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है, तो वो अपनी टीम में डर नहीं, बल्कि विश्वास, रचनात्मकता और इनोवेशन का माहौल बनाता है।
लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और अपना बेस्ट काम करते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लग रहा है, लेकिन मैं उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ जो अभी ये सुन रहा है और सोच रहा है ये सब तो ठीक है, पर मैं कल सुबह उठकर अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू करूं? ये एक दिन का काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक रोज की प्रैक्टिस है, एक आदत बनाने जैसा है। किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाती है। सबसे पहला है कृतज्ञता का अभ्यास करना। कृतज्ञता? हाँ, ब्रेने ब्राउन एक कॉन्सेप्ट बताती हैं, फोरबोर्डिंग जॉय, मतलब खुशी के पलों में भी भविष्य का डर। जैसे आपका बच्चा चैन से सो रहा है और आपके मन में ख्याल आता है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। हम अच्छी चीजों को भी पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते। तो जब भी ऐसा हो, उस डर को भगाने का तरीका है उस पल में कृतज्ञता या आभार महसूस करना। उस डर को एक गहरी सांस के साथ बाहर निकालें और कहें, मैं इस पल के लिए बहुत आभारी हूं। कृतज्ञता डर का सबसे अच्छा इलाज है। ये बहुत छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम लग रहा है। और क्या कर सकते हैं? दूसरा है सीमाएं तय करना सीखना, यानी बाउंड्रीज सेट करना। लोगों को नो कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये समझना कि आपकी ऊर्जा और समय कहाँ जा रहे हैं और उन चीज़ों को न कहना जो आपके लिए सही नहीं है, ये आपको भावनात्मक रूप से खाली होने से बचाता है। और तीसरा, जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, वो है अपने मूल्यों को पहचानना। मतलब ये जानना कि आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ईमानदारी, परिवार, करुणा, साहस। जब आप अपने वैल्यूज़ को लेकर साफ होते हैं तो दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना मुश्किल फैसले लेना आसान हो जाता है। आपका अंदरूनी कंपास आपको रास्ता दिखाता है। और एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल काम, परफेक्शनिज्म को छोड़ना। ये याद रखना कि अच्छा करना परफेक्ट करने के सपने देखने से कहीं बेहतर है। गलतियां इंसान होने का हिस्सा हैं। सही है। हमें खुद के प्रति दयालु होना सीखना होगा, जिसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने की बजाय खुद से वैसे ही बात करना जैसे हम किसी प्यारे दोस्त से करते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को कुछ मेन पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? इस किताब से हमें क्या सीखना चाहिए? मेरे हिसाब से 4 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, बल्कि साहस का सबसे बड़ा पैमाना है। यही गहरे रिश्तों, खुशी और एक अर्थपूर्ण जीवन का रास्ता है। दूसरी, शर्म की ताकत चुप्पी और अकेलेपन में है। जैसे ही हम इसके बारे में किसी भरोसेमंद इंसान से बात करते हैं, इसकी ताकत खत्म हो जाती है। एम्पैथी इसका इलाज है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब एक जैसे हैं। तीसरी, कभी पर्याप्त नहीं की संस्कृति के जाल से बाहर निकलें। यह मानना शुरू करें कि आप अभी इसी पल में अपनी सभी कमियों के साथ पर्याप्त हैं। आपकी कीमत आपके प्रदर्शन या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। और चौथी, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, असली बहादुरी जीतने या हारने में नहीं है। ये बस मैदान में उतरने में है, दिखाने में है, यानी शोइंग अप में, उस काम को करने में जिसका नतीजा आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। आखिर में एक विचार जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है, जिंदगी किनारे बैठकर दूसरों पर उंगली उठाने या उनकी गलतियों का हिसाब रखने के लिए नहीं है। यह उस अरीना में उतरने के लिए है, धूल मिट्टी में सनने और पूरी हिम्मत से प्रयास करने के लिए है। चाहे आप जीतें या हारें, उस प्रयास को करने का साहस ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। अगर आप ऐसे ही और भी शक्तिशाली किताबों का सार चाहते हैं और अपनी सोच को नई दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई गहरी चर्चा के साथ।